एक अमीर घर की लड़की ने मुझे 108 बार प्रपोज किया, लेकिन मैंने हर बार उसे बेरहमी से ठुकरा दिया। लेकिन जब उसने आखिरी बार प्रपोज किया, तभी अचानक मेरे दिमाग में इस दुनिया की असली कहानी की यादें आ गईं। उस कहानी में मेरे इनकार करने के बाद नायिका अपने बचपन के दोस्त यानी हीरो के साथ प्यार में पड़ जाती है। लेकिन वह हीरो एक जुनूनी और पागल इंसान निकलता है। उसे पता चलता है कि नायिका पहले मुझे पसंद करती थी, तो वह गुस्से में मुझे कार से टक्कर मार देता है और मैं हमेशा के लिए कोमा में चला जाता हूँ। मैंने तो कभी उसकी प्रेमिका छीनने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी वह मुझसे इतनी नफरत करता है। अपनी किस्मत बदलने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, नायिका की मदद लेकर उस हीरो को हराना। आखिर मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूँ, मेरी जान ज्यादा मजबूत नहीं है। योजना बनाते ही मैं सीधे सुवानवान के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में सोच रहा था, माफी मांगने से अच्छा है कि अपनी शक्ल सूरत का फायदा उठाकर उल्टा उसी को दोषी बना दूं। अगर मेरी चाल नहीं चली तो मेरी खैर नहीं। घबराते हुए मैंने डोरबेल बजा दी। उधर घर के अंदर सुवानवान ने अभी अभी फैसला किया था कि इतने साल मेरा पीछा करने के बाद अब उसे मुझे भूल जाना चाहिए। अचानक डोरबेल बजी तो वह चौंक गई। इतनी रात को कौन आया होगा? वह दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे देखकर वहीं की वहीं रह गई। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम यहां कैसे? मैंने उसे घूर कर कहा, तुमसे मिलने आया हूं। इतना कहकर मैं उसे हल्का सा हटाकर अंदर चला गया, जैसे यह मेरा ही घर हो। मैं आराम से सोफे पर बैठ गया और उसे शिकायत भरी नजरों से देखने लगा। यह मेरा पुराना तरीका था, नाराज बनकर सामने वाले को झुका देना। सुवानवान लगभग आदत से मजबूर होकर मुझे मनाने वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि जिसे ठुकराया गया था वह खुद थी। फिर माफी वह क्यों मांगे? फिर भी उसने खुद को शांत किया और बिना किसी भाव के पूछा, ठीक है, बताओ, आखिर तुम यहां किस लिए आए हो? मैंने अकड़ते हुए कहा, तुमसे हिसाब लेने आया हूं। वह हैरान रह गई। मुझसे हिसाब? मैंने कहा, हाँ, पहले यह बताओ कि आज मैं कैसा लग रहा हूं। सुवानवान बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह मेरा स्वभाव जानती थी। अगर आज बात साफ नहीं हुई तो मैं आसानी से जाने वाला नहीं था। उसने मुझे ध्यान से देखा। आज मैंने मेकअप नहीं किया था, हमेशा की तरह स्टाइलिश कपड़े भी नहीं पहने थे, सिर्फ साधारण स्पोर्ट्स ड्रेस पहन रखी थी। उसने मन ही मन सोचा, आज इसकी क्लासें ज्यादा रही होंगी, इसलिए तैयार होने का समय नहीं मिला होगा। फिर उसने कहा, तुम अच्छे लग रहे हो। असल में वह जानती थी कि मैं अपने लुक्स को लेकर बहुत सजग रहता हूं। उसे लगा शायद मैं सिर्फ उसकी तारीफ सुनना चाहता हूं। उसके हिसाब से चाहे मैंने साधारण कपड़े पहने हों, लेकिन मेरा चेहरा इतना अच्छा था कि बोरी पहन लूं तब भी हैंडसम ही लगूं। लेकिन उसकी तारीफ सुनकर मैं और गुस्सा हो गया। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, कहाँ अच्छा लग रहा हूं? आज पूरे दिन बिना तैयार हुए क्लास की, चेहरा भी खराब लग रहा है, पुराने कपड़े पहने हैं। फिर भी तुम झूठ बोल रही हो कि मैं अच्छा लग रहा हूं। सुवानवान पूरी तरह चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि मुझे गुस्सा किस बात पर है। आखिर उसने पूछा, तो फिर तुम चाहते क्या हो? मैंने नाराज होकर कहा, आज प्रपोज करने से पहले एक बार बता तो देती, कम से कम नए कपड़े पहन लेता, अच्छे से हेयर स्टाइल बना लेता। पहले भी तो कई बार प्रपोज किया है, आज इतनी जल्दी किस बात की थी? मैंने आगे कहा, इतना बड़ा तमाशा किया कि बात कॉलेज फोरम तक पहुंच गई। क्या तुम्हें पता नहीं, या जानबूझकर चाहती थी कि सब मेरी खराब तस्वीरें शेयर करें? सुवानवान हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी सोच आखिर चल कैसे रही है। असल में उसने आज बिना बताए इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि उसने ठान लिया था, अगर आज भी मना हुआ तो हमेशा के लिए हार मान लेगी। उसे डर था कि अगर पहले बता देती तो मैं उससे बचकर भाग जाता। इसीलिए उसने अचानक मेरे सामने आकर प्रपोज किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यही बात मेरे सामने उसकी गलती बन जाएगी। उसे हंसी भी आ रही थी और रोना भी। लेकिन मेरी इस अजीब हरकत की वजह से उसका दुख कुछ कम हो गया। अब वह पहले जितनी उदास नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, इस बार सच में मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। मैंने मुंह फेरते हुए कहा, चलो, अब जब तुमने माफी मांग ली है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब जो सवाल तुमने फूल देते समय पूछा था उसे एक बार फिर पूछो। अब सुवानवान को कुछ उम्मीद जगी। उसने जल्दी से हिम्मत जुटाई। उसकी आंखों में खुशी और घबराहट दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसे डर था कि कहीं वह फिर गलत न समझ बैठे और दोबारा सबके सामने ठुकरा दी जाए। लेकिन उसने सोचा, अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, एक बार और सही। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वह शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखकर हल्की शर्म और झिझक के साथ कहा, ठीक है, मैं मान गया। ये सुनते ही सुवानवान का दिमाग बिल्कुल खाली हो गया।
वह कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मैं लोमड़ी जैसी मुस्कान के साथ बोला, अगर तुमने नहीं सुना तो मान लूंगा कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन उसने साफ साफ सुन लिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर पहले इतने लोगों के सामने उसे ठुकरा दिया गया था, और अब उसी साधारण से अपार्टमेंट में उसे हाँ मिल गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या। आखिर उसने सोचना छोड़ दिया। वह मेरे सामने बैठ गई और नरम आवाज में बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? उसे शांत देखकर मैंने भी राहत की सांस ली। लगता है माफी मांगने या सफाई देने से बेहतर तरीका यही था कि उल्टा उसी को दोषी बना दो। मैंने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तो पहले से ही हां कहने वाला था, लेकिन तुमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया कि मैं घबरा गया। तुम्हें पता था कि आज मेरी सारी क्लासें थीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर भी तुम इतने लोगों को लेकर आ गई। क्या चाहती थी कि मेरी खराब तस्वीरें पूरे कॉलेज में फैल जाएं? मैंने आगे कहा, तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? जब मैं नए कपड़े पहन लेता तब प्रपोज करती। अगर मैं वहीं सबके सामने हाँ कह देता तो उन तस्वीरों का क्या होता? उन्हें हटवाता तो लोग शक करते, रहने देता तो मेरी खराब फोटो हमेशा घूमती रहती। इसीलिए मैंने पहले मना किया था। मैं तुम्हें बाद में समझाने वाला था, लेकिन तुम तो फूल फेंक कर गुस्से में चली गई। अगर मैं खुद यहां नहीं आता तो क्या तुम कई दिनों तक मुझसे छिपती रहती? मैंने हाथ बांधकर नाराज चेहरा बनाया और फिर कहा, और एक बात, तुम इतने सारे फूल क्यों लेकर आई थी? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे फूल लेना पसंद नहीं। उन्हें फेंकना भी बुरा लगता है और संभालना भी नहीं आता। कुल मिलाकर आज जो कुछ हुआ उसकी गलती तुम्हारी थी, समझी? मैं लगातार उंगली से सुवानवान को हल्के हल्के छूकर अपनी शिकायत जताता रहा, लेकिन अब उसका ध्यान इन छोटी छोटी बातों पर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ मेरी कही हुई बातें घूम रही थीं। उसे आखिर समझ आ गया कि आज का प्रपोजल उसने खुद ही बिगाड़ दिया था। उसने इस प्रपोजल की तैयारी के लिए न जाने कितनी जानकारी जुटाई थी, कई सहेलियों से सलाह ली थी और बड़ी मेहनत से पूरा प्रपोजल प्लान किया था। लेकिन वही तैयारी मेरी नजर में उसे रिजेक्ट करने की वजह बन गई। जब उसने मेरी सोच के हिसाब से बात को समझा तो उसे लगा कि सच में उसने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा ही नहीं। फिर भी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मैं खुद उसे समझाने उसके घर चला आया। यह सोचकर उसके दिल में मेरे लिए और भी नरमी आ गई। कम से कम अब उसे यकीन हो गया कि मैं सच में उसे ठुकराना नहीं चाहता था। हालांकि कुछ देर पहले वह सच में इतना दुखी थी कि जीने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसे लगा कि गलती उसी की थी। वह बहुत जल्दबाजी कर बैठी थी और उसने मेरी भावनाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। यहां तक कि फूलों का आइडिया भी उसकी सहेलियों का था। उसे याद ही नहीं रहा कि मुझे फूल लेना पसंद नहीं है। अब उसे लगा कि मेरा नाराज होना भी गलत नहीं था, बल्कि उसकी खुद की ठंडी और रूखी प्रतिक्रिया शायद मुझे डरा गई थी। इसलिए मैं इतनी जल्दी उसे मनाने चला आया। उसने मन ही मन सोचा, तो उसके दिल में भी मेरी जगह है। जिस दिल को वह हमेशा के लिए बंद कर देना चाहती थी, वह फिर से पिघल गया। उसने धीरे से कहा, मुझे इस बार माफ कर दो। तुम्हें जो फूल पसंद नहीं थे मैंने उन्हें फेंक दिया। समझ लो मैंने तुम्हारे लिए उन्हें हटा दिया। मैंने मन ही मन सोचा, मैं तो तुम्हें मनाने ही आया हूं, बाकी बातें बाद में होंगी। पहले रिश्ता पक्का करना जरूरी है। फिर मैंने कहा, आज तुमने मेहनत तो की थी, बस समय गलत चुन लिया। इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। चलो, अब मुझे भूख लगी है। तुमने आज डिनर की भी तैयारी की होगी ना? सुवानवान मुस्कुराई। हाँ, उसी प्राइवेट रेस्टोरेंट में जहां जाने की बात तुम काफी समय से कर रहे थे। मैंने पहले से प्राइवेट रूम भी बुक कर लिया है। चलें, या पहले तुम कपड़े बदलना चाहोगे? मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। सच में आज मैं बहुत साधारण कपड़ों में था, लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं अभी यहां से गया और कहानी के असर से उसका मन फिर बदल गया तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा, छोड़ो, ऐसे ही चलते हैं। वैसे भी आज जितनी बेइज्जती होनी थी हो चुकी। ठीक है, चलो। इतना कहकर सुवानवान ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वह आखिरी बार यह यकीन करना चाहती थी कि मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड बन गया हूं। वह 6 साल से मेरा पीछा कर रही थी। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे हल्के स्वभाव वाले लोग पसंद नहीं, इसलिए जब तक मैं खुद इजाजत न दूं, कोई भी ज्यादा नजदीकी नहीं होगी। मैं उसका मतलब समझ गया। मैंने बिना झिझक अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और मुस्कुराकर कहा, चलो गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब जाकर उसे पूरी तरह विश्वास हुआ कि मैंने सच में उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया है। उसके चेहरे की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। जो लड़की हमेशा ठंडी और शांत दिखती थी, इस समय बिल्कुल मासूम और खुश लग रही थी। अचानक मैं जोर से बोला, अरे! वह घबरा गई। उसे लगा कहीं मैं अपना फैसला बदल तो नहीं रहा। मैंने बैग से वही घड़ी निकाली जो उसने प्रपोज करते समय मुझे दी थी और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसे लगा शायद मैं गिफ्ट वापस कर रहा हूं। उसका चेहरा एकदम उतर गया, लेकिन मैंने कहा, अरे, इसे मेरे हाथ में पहनाओ। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही।
आज उसकी भावनाएं किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थीं। उसने बड़े प्यार से मेरे हाथ में घड़ी पहनाई। उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। मैंने भी घड़ी को देखकर मुस्कुराया। मुझे पता था कि यह किसी विदेशी लग्जरी ब्रांड की खास ऑर्डर पर बनवाई गई घड़ी थी, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि यह बस एक साधारण ब्रांड की है, ताकि मुझे महंगा गिफ्ट लेने का बोझ महसूस ना हो। मैं मन ही मन मुस्कुराया। कितनी भोली लड़की है। हम दोनों कार में बैठ गए। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे पूरे दिन की पढ़ाई से थक गया हूं। लेकिन असल में मैं कहानी के आगे के घटनाक्रम के बारे में सोच रहा था। अभी तो सिर्फ पहली मुसीबत टली थी। असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी। मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। कहानी का हीरो बचपन से ही सुवानवान का दोस्त था। उनका मिलना जुलना पूरी तरह बंद कराना आसान नहीं था, लेकिन कहानी में साफ लिखा था कि जब तक सुवानवान अकेली थी, तब भी उसने उस लड़के के प्यार को कई बार ठुकराया था। उस लड़के ने दोनों परिवारों के रिश्तों का सहारा लेकर बहुत समय बाद उसका दिल जीता था। यानी शुरुआत में सुवानवान उसे सिर्फ छोटे भाई जैसा मानती थी। इसका मतलब साफ था, जब तक मैं हमेशा सुवानवान के साथ रहूंगा, उसके नायिका वाले भाग्य का असर मुझे भी बचाए रखेगा। मैंने आंखें खोलीं। सुवानवान, उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? आराम नहीं मिला? मैंने कहा, थोड़ी परेशानी है, लेकिन वह बात नहीं। अब हमारा रिश्ता बदल चुका है, इसलिए कुछ नियम पहले ही तय कर लेते हैं। तुम्हें उन्हें मानना होगा। उसने बिना सोचे कहा, ठीक है। मैंने गला साफ किया। हम अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन मैं सिर्फ हाथ पकड़ने और गले लगाने की इजाजत देता हूं। उससे आगे कुछ भी नहीं। बाकी सब शादी के बाद होगा, समझी? कुछ देर तक उसने जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, सुना तुमने? वह मुस्कुराकर बोली, हाँ सुना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर बात का सम्मान करूंगी। असल में वह अभी अभी मन ही मन मुझे गले लगाने और किस करने की कल्पना कर रही थी। अब उसे लगा कि मेरा यह नियम बिल्कुल सही था। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, अगर शादी की बात हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने सोचा उसने ऐसा सवाल पूछेगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। असल में मैंने जानबूझकर शादी का जिक्र किया था, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता उतना मजबूत नहीं होता जितना पति पत्नी का। मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या मतलब? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वह तुरंत घबरा गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो हमेशा तुमसे ही शादी करना चाहती हूं। उसने गाड़ी किनारे रोक दी और मेरी तरफ मुड़कर पूरी गंभीरता से कहा, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, इस बार तुम पास हो गई। मैंने इतने साल तुम्हें इसलिए परखा क्योंकि मैं शादी के बारे में सोच रहा था। अगर सिर्फ कुछ दिनों का रिश्ता बनाना होता तो मैं इतना समय क्यों लगाता? ऐसी गर्लफ्रेंड जिससे कभी भी ब्रेकअप हो जाए, उसके लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करता। यह कहकर मैंने अपनी पिछली सख्ती का भी अच्छा बहाना बना लिया। सुवानवान को भी मेरी बात समझ में आने लगी। मैंने फिर कहा, हाँ, मैं क्या कह रहा था? ओह हाँ, ज्यादा से ज्यादा गहरा किस, बस वहीं तक, उससे आगे कुछ नहीं, इसे याद रखना। और अगर कभी तुम दुखी हो, परेशान हो या मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ हो, तो सीधे मुझे बता देना। लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा या अपना फैसला बदलूंगा या नहीं, यह मेरे मूड पर निर्भर करेगा। मुझ पर दबाव मत डालना। तुम जानती हो कि मैं बहुत समझदार इंसान नहीं हूं। अगर तुम नहीं बताओगी तो शायद मुझे सच में पता भी नहीं चलेगा। असल में तुमने ही मुझे इतना बिगाड़ दिया है। याद है, तुमने अपने हाथ से मेरे लिए टिश्यू बॉक्स बनाया था। मैं कहना चाहता था कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझसे उल्टी बात निकल गई। बाद में मैं माफी मांगना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा दिखाया जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे लगा शायद वह टिश्यू बॉक्स खरीदा हुआ था। फिर मैंने सोचा, मैंने इतनी सख्त बात कह दी है, अब शायद तुम दोबारा इतनी मेहनत नहीं करोगी। इसलिए अगर आगे कभी कुछ हो तो सीधे मुझे बता देना, समझी? मैंने जानबूझकर पुराने सबसे बड़े गलतफहमी वाले किस्से का जिक्र किया। बाकी बातें वो खुद समझ जाएगी। टिश्यू बॉक्स वाली घटना याद आते ही सुवानवान भी पुराने दिनों में खो गई। उस दिन उसका दिल सच में टूट गया था, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपना दुख अकेले ही सह लिया था। आज पहली बार उसे उस घटना की दूसरी वजह पता चली। शायद हमारी सोच शुरू से अलग थी। उसे याद आया कि जब हम पहली बार मिले थे, तब मैं इतना नखरीला नहीं था। धीरे धीरे उसी ने मुझे इतना लाड प्यार दिया कि मैं ऐसा बन गया। अगर हमारी सारी गलतफहमियां सिर्फ अलग सोच की वजह से थीं, तो शायद मुझे दोष देना भी सही नहीं था। आखिर मैं सिर्फ 20 साल का लड़का था। मैंने कभी प्यार नहीं किया था। प्यार निभाना नहीं आता था, यह बिल्कुल सामान्य बात थी। सुवानवान ने प्यार भरी नजरों से मुझे देखा और कहा,
मैं समझ गई। आगे से मैं भी अपने मन की बात साफ साफ बताऊंगी। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम्हारे अधिकारों की बात हो गई। अब तुम्हारी जिम्मेदारियों की बारी है। यह सबसे जरूरी बात है, इसे अच्छे से याद रखना, मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। सुवान वान मुझे देखकर मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन हंसी रोक कर रखी। उसे मैं बहुत प्यारा लग रहा था, मगर वह नहीं चाहती थी कि पहले ही दिन अपने बॉयफ्रेंड को नाराज कर दे। वह भी गंभीर होकर बोली, चिंता मत करो, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। सबसे पहले तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह रहना होगा। पहले भी तुम इस मामले में अच्छी थीं। तब तुम सिर्फ मुझे पसंद करती थीं, इसलिए अगर कभी किसी लड़के से बात कर लेती थीं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए आज के बाद हर दूसरे लड़के से दूरी बनाकर रखनी होगी। फिर मैंने खास तौर पर कहा, सिर्फ तुम्हारे सगे रिश्तेदार अलग हैं, बाकी चाहे बचपन का दोस्त हो, पड़ोस का भाई हो या कोई रिश्ते का भाई, किसी से भी ज्यादा नजदीकी नहीं, समझी? सुवान वान ने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। ठीक है, मैं वादा करती हूं। उसके लिए अपने बॉयफ्रेंड को सुरक्षित महसूस कराना उसकी जिम्मेदारी थी। मैंने फिर जोर देकर कहा, और सुनो, तुम जिस पड़ोस वाले बड़े भाई की बात करती थीं, जिसने बचपन में तुम्हारा बहुत ध्यान रखा था, उससे भी दूरी रखनी होगी। सुवान वान ने पूरे विश्वास से कहा, ठीक है, मैं मानती हूं, मुझे उसके चरित्र पर पूरा भरोसा था। वह जो वादा करती थी उसे हमेशा निभाती थी। मैं मन ही मन खुश हो गया। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे मुस्कुराते देखकर सुवानवान ने भी मन में फैसला कर लिया कि अब वह पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखेगी। आखिर 6 साल की मेहनत के बाद उसे मैं मिला था। वह किसी भी छोटी बात की वजह से मुझे खोना नहीं चाहती थी। मैंने आगे कहा, और एक बात, मुझसे कभी कोई बात मत छिपाना। मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। अगर मुझे पहले से भी पता होगा कि क्या होने वाला है, तब भी अगर वह चीज मुझे पसंद होगी तो मेरी खुशी कम नहीं होगी। लेकिन अगर सरप्राइजेस देने के लिए मुझसे झूठ बोलोगी तो वही खुशी आधी रह जाएगी। तुम जानती हो, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं जल्दी भावुक हो जाता हूं। अगर गुस्से में मैंने कोई ऐसी बात कह दी जिसे वापस नहीं लिया जा सकता और फिर अपनी जिद की वजह से माफी भी ना मांग पाया, तो हमारा रिश्ता टूट सकता है। मेरी बातें सुनकर सुवानवान को आज की घटना याद आ गई। उसे पुराने सारे सरप्राइज भी याद आने लगे। अब उसे समझ आया कि मैं सरप्राइज से नफरत नहीं करता था, बल्कि झूठ और छिपाने वाली बात मुझे पसंद नहीं थी। वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब से मैं हर बात पहले तुम्हें बता दूंगी। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, और तुम? मैं उसकी बात नहीं समझ पाया और तुरंत बोला, मैं भी ऐसा ही करूंगा। जो चीज मुझे खुद पसंद नहीं, वही मैं तुम्हारे साथ क्यों करूंगा? मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा। सुवानवान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे लगा कि हमारे बीच की दूरी और कम हो गई है। मैंने आखिरी नियम बताया, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। मुझे सबसे ज्यादा प्यार करना होगा, चाहे सामने कोई भी हो, यहां तक कि तुम्हारे मम्मी पापा भी। तुम्हें बिना सोचे मेरी तरफ खड़ा होना होगा। सुवानवान ने तुरंत कहा, यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। मैंने संतुष्ट होकर कहा, बस मेरी बातें खत्म। आज मैं अच्छे मूड में हूं, इसलिए तुम्हें भी एक शर्त रखने का मौका देता हूं। सुवानवान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे कोई शर्त नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे लिए वही काफी है। मैंने कहा, सच? मैंने मौका दिया था, तुमने खुद मना किया है। फिर मैंने कहा, चलो अब गाड़ी चलाओ, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। हम दोनों उस प्राइवेट रेस्टोरेंट पहुंचे। आखिरकार मुझे वह खाना खाने को मिला जिसकी मैं लंबे समय से बात कर रहा था। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। सुवानवान मुझे खुशी से खाते हुए देखकर खुद भी खुश हो गई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर मुझे फिर कभी यहां आना होगा तो वह सीधे मालिक से बात करके मेरे लिए इंतजाम करवा देगी। लेकिन खाना खत्म होने के बाद उसके चेहरे पर उदासी आ गई। वह चाहती थी कि किसी तरह थोड़ा और समय मेरे साथ बिताए। आधा घंटा भी मिल जाए तो उसे खुशी होगी। इतनी मुश्किल से उसे अपना प्यार मिला था, इसलिए वह इतनी जल्दी मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे दिमाग में किसी और बात की योजना चल रही थी। कहानी के अनुसार कल उसका बचपन का दोस्त वापस देश आने वाला था। यहीं से असली खतरा शुरू होने वाला था। वह लड़का सीधे सुवानवान के अपार्टमेंट पहुंचने वाला था। उसे पहले से उसकी क्लास का टाइम टेबल भी पता था और उसके घर के पासवर्ड लॉक का राज भी मालूम था। फिर वह सीधे उसके घर में पहुंचकर उसे अपने आकर्षण से प्रभावित करने वाला था। यही वह घटना थी जहां उनकी भाई बहन जैसी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। अगर कहानी उसी तरह चली तो मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड नहीं खोऊंगा, मैं अपनी जान भी गंवा दूंगा। मैंने सोचा, अगर वह लड़का यह सब कर सकता है तो मैं तो उसका असली बॉयफ्रेंड हूं।
मुझे तो उससे पहले ये करना चाहिए। आज रात मैं ही सुवानवान के घर रुकूंगा, ताकि वह पहले से मेरी मौजूदगी की आदी हो जाए। फिर कल जब उसका बचपन का दोस्त आएगा और उसे कोई मौका ही नहीं मिलेगा, तब उसके चेहरे का रंग देखने लायक होगा। वैसे भी वह लड़का मुझे छोड़ने वाला नहीं था, तो फिर मैं पहले ही चाल क्यों न चलूं। ये सोचकर मैंने सीधे सुवानवान से कहा, आज रात मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में रुकूंगा। ये सुनते ही सुवानवान एकदम चौंक गई। हकलाते हुए उसने पूछा, क्या? लेकिन पहले तो तुम इसके लिए कभी तैयार नहीं होते थे। लेकिन इस बार मैंने पहले ही बाजी पलट दी। मैं मुस्कुराकर बोला, पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन अब बात अलग है। मुझे तुम पर भरोसा है। सुवानवान इतनी बेवकूफ नहीं थी कि मेरे साथ अकेले रहने का मौका छोड़ देती। हम दोनों उसके अपार्टमेंट पहुंचे, लेकिन अंदर जाते ही मैं चौंक गया। पूरा घर बिल्कुल खाली सा था, जैसे किसी मॉडल फ्लैट का सैंपल हो। मैंने हैरानी से कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है, इतना साधारण घर। तब सुवानवान ने एक ऐसा राज बताया जिसने मुझे चुप कर दिया। वह बोली, यह अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए लिया था। मुझे लगा था कि तुम्हें हॉस्टल में रहने की आदत नहीं होगी, इसलिए सोचा जब तुम यहां आओगे तब हम दोनों मिलकर इसे तुम्हारी पसंद के हिसाब से सजाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं भावुक तो हुआ, लेकिन खुश नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे पता था कि हॉस्टल में बहुत जल्द कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा। अब वहां रहना सुरक्षित नहीं था, और इस अपार्टमेंट में भी वह पागल लड़का आसानी से आ सकता था। इसलिए हमें तुरंत नया घर ढूंढना पड़ेगा। बेशक मैं अभी साथ रहने की बात नहीं कर रहा था, मैं अभी भी रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि असली कहानी में वही पागल लड़का, जिसके पास पैसे और ताकत दोनों थे, हर तरह के अपराध करता रहा। फिर भी आखिर में सुवानवान उसी का साथ देती है और उसके सारे गुनाह छिपाती है। यह सोचकर मेरा खून खौल उठा। क्या मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं थी? मैंने मन ही मन कसम खाई, अब मैं चुप बैठकर मौत का इंतजार नहीं करूंगा। मैंने सुवानवान का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा दिया। फिर बिना झिझक उसके पास जाकर उसके कंधे से लग गया। मैंने महसूस किया कि उसका शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया। अगले ही पल उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं मन ही मन मुस्कुराया। कहानी में वही पागल लड़का कई बार खुद को उसके करीब लाने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार सुवानवान उसे दूर धकेल देती थी, और मैं सिर्फ एक बार उसके कंधे पर सिर रखता हूं और वह खुद मुझे गले लगा लेती है। मैंने मोबाइल निकाला और उसे एक घर का डिजाइन दिखाया। उस डिजाइन में लगभग कोई दीवार नहीं थी। कमरों की जगह हल्के सजावटी पार्टीशन थे। पूरा घर एक बड़े, आरामदायक और निजी स्पेस जैसा लग रहा था। सुवानवान तुरंत समझ गई कि मुझे ऐसा घर पसंद है। उसने अपने साधारण अपार्टमेंट की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही घर खरीद देती हूं, या फिर इस घर की सारी दीवारें हटाकर इसे ऐसा ही बनवा देती हूं। लेकिन इतना कहते ही वह घबरा गई। उसे पता था कि मुझे महंगे तोहफे पसंद नहीं हैं। पहले भी वह जब मुझे कोई गिफ्ट देती थी तो उसकी कीमत छिपा देती थी। अब अगर वह मुझे पूरा घर ही दे दे तो कहीं मैं मना ना कर दूं। लेकिन फिर उसने सोचा, अब हमारा रिश्ता बदल चुका है, एक दिन हमें शादी भी करनी है। इसलिए उसने हिम्मत करके मेरी राय पूछी। मैं मन ही मन सोच रहा था, उस पागल लड़के के आने में सिर्फ एक दिन बचा है। सबसे अच्छा होगा कि कल ही नया घर मिल जाए, ताकि वह सीधे यहां आए और दरवाजे से ही वापस लौट जाए। मुझे लगा यह इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तभी सुवानवान बोली, ठीक है, कल हम नया घर देखने चलेंगे। ये कहते हुए उसके कान हल्के लाल हो गए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम दोनों शादी के बाद का घर देखने जा रहे हों। मैं मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अब मैं नहाने जा रहा हूं। मैं कपड़े नहीं लाया, जब तक मैं नहा लूं तुम मेरे कपड़े सुखा देना। यह सुनते ही सुवानवान का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसे इतना शर्माते देखकर मुझे लगा कि आज यहां आना सही फैसला था। अगर कल वह पागल लड़का आकर जानबूझकर उसे बहकाने की कोशिश करता तो शायद वह इतनी आसानी से संभल नहीं पाती। सच कहूं तो यह बात कहते समय मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन उसे मुझसे ज्यादा शर्माते देखकर मेरी झिझक खत्म हो गई। मैंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें धोने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें अच्छी तरह सुखा देना। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूं, तुम बाहर इंतजार करना। सुवानवान अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं कौन हूं, कहां हूं और अभी मुझे क्या करना है। फिर उसे याद आया, ओह, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े सुखाने हैं। करीब 5 मिनट बाद वो मेरे कपड़े हाथ में लेकर खड़ी थी। उसे उन्हें पकड़ते हुए भी शर्म आ रही थी। फिर भी वह बार बार देखकर यह यकीन कर रही थी कि कपड़े अच्छी तरह सूख जाए। उधर मैं लंबे समय से तनाव में था।
गर्म पानी के टब में बैठते ही लगभग सो ही गया था। फिर अचानक मेरी आंख खुली। मैं दोबारा कहानी की यादों को मन ही मन दोहराने लगा। अब मुझे लगने लगा था कि यह यादें किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे पूरी कहानी पहले से पता हो, शायद लेखक से भी ज्यादा। मैंने बाहर आवाज लगाई, और सुवानवान, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं बाहर आ रहा हूं। सुवानवान ने बिना कुछ पूछे तुरंत आंखें बंद कर लीं। मैंने उससे अपने सूखे कपड़े लिए, उन्हें पहन लिया, ऊपर से तौलिया लपेटा और बाहर आ गया। सुवानवान को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आंखें बंद करने को क्यों कहा, लेकिन उसने बिना सवाल किए मेरी बात मान ली। मैंने पहले यह पक्का किया कि सुवानवान ने सच में अपनी आंखें बंद कर ली हैं। फिर मैं धीरे धीरे उसके वार्डरोब के पास गया और कपड़ों में कुछ ढूंढने लगा। आखिरकार मुझे वह शर्ट मिल गई जो कहानी में हीरो ने सुवानवान को गिफ्ट की थी। वह सच में बहुत महंगी और खास डिजाइन वाली शर्ट थी। मैंने देखते ही पहचान लिया। मैंने जानबूझकर उसके ऊपर के 2 बटन खोल दिए। मन ही मन बोला, इतना काफी होगा। उधर सुवानवान सोफे पर आंखें बंद करके बैठी थी। तभी उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वह उसी के बॉडी वॉश की खुशबू थी, लेकिन न जाने क्यों आज वह खुशबू बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने धीरे से पूछा, मैं अब आंखें खोल सकती हूं? मैंने कहा, हाँ, खोल लो। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसकी नजर अनायास मुझ पर टिक गई। वह मन ही मन खुद को संभालने लगी। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। उसे देखकर मेरा घबरा जाना कोई अजीब बात नहीं है। मैंने देखा कि वह लगातार मुझे ही देख रही है। इससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। असल में मैं भी पहली बार ऐसा कुछ कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर उसकी प्रतिक्रिया कहानी जैसी नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। मैंने जानबूझकर अपना खड़े होने का अंदाज बदला। उसकी नजर भी मेरे साथ साथ घूम गई। मैं मन ही मन मुस्कुराया। लगता है मेरी ही जीत हुई। कहानी में भी वह पहले चौंकी थी, लेकिन तुरंत नजर हटा ली थी और हीरो से कपड़े बदलने को कह दिया था। लेकिन सुवानवान की प्रतिक्रिया देखकर मैं खुश हो गया। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उधर सुवानवान को लग रहा था कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। उसे अभी तक यह भी ध्यान नहीं गया था कि मैंने उसकी ही शर्ट पहन रखी है। असल में वह शर्ट उसने सिर्फ 2-3 बार ही पहनी थी, इसलिए तुरंत पहचान नहीं पाई। उसके मन में बस एक ही बात थी, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसके सामने जाकर थोड़ा मजाक करने वाला था, लेकिन तभी मेरा पैर कालीन में उलझ गया। मैं संतुलन खो बैठा और सीधे उसकी तरफ गिर पड़ा। अच्छी बात यह रही कि सुवानवान ने तुरंत मुझे संभाल लिया, नहीं तो मैं जोर से गिर जाता। जब मुझे होश आया तब एहसास हुआ कि हमारी स्थिति काफी अजीब हो गई है। मैं लगभग उसकी गोद में था। घबराकर मैं तुरंत खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। मेरी इस हरकत से सुवानवान की सांसें और तेज हो गईं। अब मेरे चेहरे पर भी शर्म साफ दिखाई दे रही थी। सुवानवान पहले खुद का ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर मेरी शर्ट पर गई। अब उसे समझ आया कि मैंने उसकी शर्ट पहन रखी है। ऊपर के बटन भी खुले थे। वह तुरंत नजरें फेरना चाहती थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। मैंने सोचा, अब तो बात यहां तक आ ही गई है। वैसे भी अगर सब ठीक रहा तो आगे चलकर मुझे उसी से शादी करनी है। मैंने हिम्मत करके कहा, सुवानवान, क्या हम एक किस कर सकते हैं? सुवानवान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ खुशी दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से मेरा चेहरा अपनी तरफ किया और मुस्कुराकर पूछा, सच? उसकी नजरें देखकर मेरा आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। मैंने हल्की झिझक के साथ कहा, अगर नहीं तो अगली बार सही। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, उसने धीरे से मुझे चूम लिया। यह हम दोनों का पहला अनुभव था। शुरुआत में हम दोनों थोड़ा झिझक रहे थे। धीरे धीरे माहौल सहज होने लगा। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि यह पल मेरी उम्मीद से कहीं लंबा हो गया है। आखिरकार वह पीछे हटी। मैंने राहत की सांस ली, थक कर सोफे पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ किस करने से भी इतनी थकान हो सकती है। अगली बार मुझे पहले ही नियम बना देने चाहिए कि इतनी देर तक नहीं। कुछ देर बाद मुझे नींद सी आने लगी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मैंने आंखें खोली। सामने सुवानवान मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे हल्की नाराजगी से घूर कर देखा। मैंने घबरा कर पूछा, ये मेरे होंठ तो सूज नहीं गए हैं? कल मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा? सुवानवान इस समय अंदर से बेहद खुश और संतुष्ट थी। मैं जो भी कह रहा था वह बस मुस्कुराए जा रही थी। उसने प्यार से कहा, इतने भी नहीं सूजे हैं। एक रात सो जाओगे तो लगभग ठीक हो जाएंगे। बाद में जब तुम सो जाओगे मैं मेडिकल स्टोर से दवा लाकर लगा दूंगी।
कल सुबह 10 बजे तुम्हारी क्लास है, तब तक सब ठीक हो जाएगा। मैंने संदेह से पूछा। सच? वह मुस्कुराकर बोली। जब सरप्राइज देने की बात ना हो तब मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? मैंने सोचा और सिर हिला दिया। ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है। फिर मैंने उसकी शर्ट की तरफ देखते हुए कहा, यह शर्ट बहुत महंगी है क्या? पहनने में बहुत आरामदायक है, इसे मैं नाइट ड्रेस बना लूं? मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी और जरूरी बात का भी ध्यान रखना था, शायद उस पागल बचपन के दोस्त से जुड़ी कोई योजना। लेकिन अभी जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। मैंने सोचा, वैसे भी अगर वह इस शर्ट को इतना महत्व देता है तो मेरा इसे अपने पास रखना बिल्कुल सही है। आखिर मैंने इसे पहन भी लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में ये 3 लोगों की यादगार बन जाए? ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हल्का सा कांप गया। सुवान वान ने समझा कि मुझे ठंड लग रही है। उसे पहले से पता था कि मुझे ठंड जल्दी लगती है। इसी वजह से उसने यह अपार्टमेंट लेते समय फर्श में हीटिंग भी लगवाई थी और अभी उसे चालू भी कर दिया था। लेकिन मुझे फिर भी ठंड लगती देख उसने मन ही मन सोचा, नए घर में इससे भी बेहतर हीटिंग लगवाऊंगी। मेरे मिंगमिंग को कभी ठंड नहीं लगनी चाहिए। वह जल्दी से मुझे सहारा देकर बिस्तर तक ले गई और कंबल अच्छी तरह ओढ़ा दिया। अब कैसा लग रहा है? अभी भी ठंड लग रही है? मैंने महसूस किया और कहा, नहीं, अब ठीक है। हम दोनों ने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा। मैंने आंखें बंद कर लीं। आज का दिन सचमुच बहुत थका देने वाला था। एक तो पूरी दुनिया बदल देने वाली सच्चाई पता चली, दूसरे मैंने उस घटना को टाल दिया जिसमें सुवान वान मुझे छोड़ देती। अब हमारा रिश्ता भी पहले से काफी मजबूत हो चुका था। कम से कम फिलहाल मैं सुरक्षित था। यह सोचकर मेरे मन को भी सुकून मिला और मैं जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। सुवान वान काफी देर तक मेरे सोते हुए चेहरे को देखती रही। फिर उसने धीरे से मेरे माथे पर एक चुंबन दिया और कमरे से बाहर निकल गई। वह सीधे मेडिकल स्टोर गई, दवा खरीद कर लाई और मेरे सोते समय बड़े ध्यान से मेरे होंठों पर दवा लगा दी। उसके बाद वह खुद गेस्ट रूम में जाकर लेट गई। मैं तो गहरी नींद सो गया था, लेकिन सुवानवान की आंखों से नींद गायब थी। आज उसकी भावनाएं पूरे दिन ऊपर नीचे होती रहीं, लेकिन आखिरकार सब कुछ अच्छा ही हुआ। वह बार बार आज की बातें याद करके मुस्कुरा रही थी। उसे अपने चुंबन पर भी थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं जिंदगी भर सिर्फ मिंगमिंग को ही चूमूंगी। मैं बहुत चैन की नींद सोया। सुबह उठकर मुझे लगा कि अकेले रहने का मजा ही अलग है। लेकिन न जाने क्यों कहानी की यादें लौटने के बाद सुवान वान के लिए मेरा प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। मैंने सोचा, शायद पहले कहानी की ताकत मेरे असली एहसासों को दबा रही थी। अब वह असर खत्म हो गया है। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिर अपनी होने वाली पत्नी से प्यार करना कोई शर्म की बात तो नहीं थी। मैं चलते हुए सीधे उसके पीछे गया और पीछे से उसे गले लगा लिया। सुवान वान का शरीर हल्का सा सिहर गया। असल में उसे मेरे आने का पहले से ही एहसास हो गया था, लेकिन उसने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं पीछे से आकर उसे गले लगा लूंगा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह मेरा हाथ अपनी कमर से हटाना ही नहीं चाहती थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, बस ध्यान रखना कहीं गर्म चीज से जल मत जाना। मैंने भी उसे नहीं छोड़ा। उसे मेरा यूं पास रहना बहुत अच्छा लग रहा था। नाश्ता करते समय उसने कहा, आज तुम्हारी सिर्फ सुबह की क्लास है, मेरी दोपहर में है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, आज दोपहर हम नया घर देखने चलें? मैंने तुरंत हामी भर दी। जरूर, लेकिन पहले तो मेरी क्लास खत्म होने पर मुझे लेने आना। खाना खाने के बाद मैं हॉस्टल जाकर कपड़े बदल लूंगा। और हाँ, अगर मैं नीचे आऊं और तुम सबसे पहले दिखाई नहीं दिए तो फिर देख लेना। सुवान वान मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे ही इंतजार करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। कल तक मैं सोच रहा था कि उस बचपन के दोस्त की सारी चालें नाकाम कर दूं, लेकिन अब तो यह भी तय नहीं था कि सुवानवान उसकी तरफ देखेगी भी या नहीं। मैं थोड़ा उत्सुक भी था कि उसकी सारी कोशिशें कैसे बेकार जाएंगी, लेकिन साथ ही यह भी नहीं चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और की तरफ देखे। आखिर मैंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली है, अब मुझे सुवानवान पर भरोसा है। सुवानवान मुझे क्लास तक छोड़कर खुद अपने हॉस्टल चली गई। क्लासरूम में सबने उसे मुझे छोड़ते हुए देखा। सभी के चेहरे पर एक ही भाव था। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सबको लगा कि कल प्रपोजल ठुकराए जाने के बाद भी सुवानवान आज भी उसी तरह मेरे पीछे घूम रही है। लड़कियां उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगीं, जबकि लड़कों के चेहरों पर अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। कल जब सबने देखा कि सुवानवान का चेहरा पहले से अलग लग रहा था, तो सभी को लगा कि शायद इस बार वह आखिरकार मेरा पीछा छोड़ देगी। लेकिन किसे पता था कि आज भी वह हमेशा की तरह मुझे खुद क्लास तक छोड़ने आई। मैंने सबके चेहरे के भाव देख लिए,
लेकिन कुछ नहीं कहा। वे जो चाहे सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी तरफ तो सब कुछ शांत था, लेकिन उधर सू वान वान के हॉस्टल में काफी हलचल मची हुई थी। उसकी तीनों सहेलियों को खबर मिल चुकी थी कि वह आज सुबह फिर से मुझे क्लास छोड़ने गई है। एक सहेली ने हंसते हुए कहा, लगता है कल जो कह रही थी कि अब हार मान लूंगी, वो सब हवा हो गया। दूसरी बोली, कल तो मैंने 50 पैसे की शर्त भी लगा दी थी कि इस बार सच में छोड़ देगी, बेकार चली गई मेरी शर्त। तीसरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, इतने सालों से पीछा कर रही है, पहले भी कितनी बार रिजेक्ट हुई है, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तुम लोग भी उसके गुस्से में बोले हुए शब्दों पर यकीन कर बैठे। इसी बीच सुवानवान हॉस्टल लौटी। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी और होंठों की मुस्कान किसी भी कीमत पर गायब होने का नाम नहीं ले रही थी। वह आराम से अपना सामान समेटने लगी। तीनों सहेलियां ठुड्डी पर हाथ रखे उसे घूरती रहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह प्यार में पूरी तरह डूब चुकी हो। हॉस्टल की सबसे बड़ी लड़की ने धीरे से कहा, यह तो बिल्कुल भी ब्रेकअप वाली शक्ल नहीं लग रही। इसे देखकर तो लगता है जैसे प्यार का बुखार चढ़ गया हो। कहीं कल के झटके से इसका दिमाग तो नहीं घूम गया। दूसरी लड़की ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसकी मुस्कान तो AK-47 से भी नहीं दब रही। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसका दिल टूटा है। कहीं इसका प्रपोजल सफल तो नहीं हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही सिर हिला दिया। नहीं, अगर सच में बन गया होता तो ये पूरी यूनिवर्सिटी को बता चुकी होती। इतने सालों की मेहनत के बाद ये इतनी शांत नहीं बैठ सकती। तीसरी लड़की ने चश्मा ठीक करते हुए सुवानवान को अलमारी से कपड़े चुनते देखा और बोली, तुम लोगों ने इसे कभी इतने ध्यान से कपड़े चुनते देखा है? पहले तो बस ये पूछती थी कि ये मिंग आज कौन सा रंग पहन रहा है, फिर उसी से मैच कर लेती थी। लेकिन आज इसे देखकर तो साफ लग रहा है कि ये डेट पर जाने वाली है। तीनों ने एक साथ हाथ बांध लिए और उसके सामने खड़ी हो गईं। उनका अंदाज बिल्कुल किसी जज की तरह था, जैसे आज सू वानवान से सारी सच्चाई उगलवा कर ही रहेंगी। करीब 15 मिनट बाद सू वानवान तैयार होकर मुड़ी। जैसे ही उसने अपनी तीनों सहेलियों की आंखों में झांका, उसे उनमें गपशप की चमक साफ दिखाई दी। उनकी निगाहें मानो उस पर ही टिकी हुई थीं। सुवानवान खुद भी मुस्कुरा दी। उसने हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, बस इतना जान लो कि अच्छी खबर है। बाकी सब मैं वापस आकर बताऊंगी। अभी मुझे ये मिंग को क्लास खत्म होने पर लेने जाना है। इतना कहकर उसने किसी को बोलने का मौका तक नहीं दिया। जल्दी से अपनी जैकेट उठाई और फुर्ती से हॉस्टल से बाहर निकल गई। पीछे तीनों सहेलियां हैरानी से उसे देखती रह गईं। असल में अभी मेरी क्लास खत्म होने में 1 घंटे से भी ज्यादा समय था। लेकिन सू वानवान जानती थी कि अगर वह हॉस्टल में रुक गई तो उसकी तीनों सहेलियां लगातार सवाल पूछती रहेंगी। अगर उन्होंने सच का अंदाजा लगा लिया तो कहीं मेरी बनाई हुई सारी सरप्राइज वाली योजना खराब ना हो जाए। आखिर बॉयफ्रेंड को मनाना तो उन्हें नहीं आता था, इसलिए उसने सोचा भाग जाना ही सबसे अच्छा उपाय है। वो मेरी क्लास के पास एक खाली कमरे में जाकर बैठ गई। वहीं बैठकर उसने आसपास के अपार्टमेंट्स की जानकारी तलाशनी शुरू कर दी। काफी देर खोजने के बाद उसे 2 अपार्टमेंट पसंद आए। दोनों उसकी शर्तों पर खरे उतरते थे। पहली बात, दोनों पूरी तरह तैयार थे और तुरंत रहने लायक थे। दूसरी बात, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त थी। 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते थे और अंदर आने जाने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम था। सुरक्षा किसी बड़े लग्जरी सोसाइटी से कम नहीं थी। उसे लगा कि ऐसी जगह मैं सुरक्षित और आराम से रह सकूंगा। घर चुनने के बाद उसने सीधे सेल्स मैनेजर से संपर्क किया। इस बार उसने अपनी असली पहचान भी बता दी। हालांकि यहां घर देखने के लिए किसी खास पहचान की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि प्रॉपर्टी के कारोबार में ग्राहक की हैसियत देखकर ही व्यवहार किया जाता है। उसे पता था कि मेरी पसंद थोड़ी अलग है और मैं छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता हूँ। वह नहीं चाहती थी कि कोई सेल्समैन मुझे हल्के में ले या लापरवाही से पेश आए, इसलिए उसने पहले ही सबको सूचना दे दी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही दोनों प्रोजेक्ट्स के सेल्स मैनेजरों ने सुपरिवार की बड़ी बेटी का नाम सुना, उनका रवैया तुरंत बदल गया। भले ही आखिर में वह उनके यहाँ से घर खरीदे या नहीं, लेकिन इतनी बड़ी ग्राहक से परिचय होना भी उनके लिए फायदेमंद था। सारी तैयारी पूरी करने के बाद सुवानवान सीधे मेरी क्लास के बाहर आकर मेरा इंतजार करने। क्लास खत्म होते ही मैंने देखा कि सुवानवान पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। खाना खाते समय उसने मुझे उन 2 सोसाइटियों के बारे में बताया जिन्हें उसने हमारे लिए चुना था। मैंने सबसे पहला सवाल पूछा, इन दोनों में सिक्योरिटी किसकी बेहतर है? सू वान थोड़ी हैरान हुई कि मुझे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की चिंता है। फिर उसने जवाब दिया, मैंने पूछताछ की है, दोनों जगह सुरक्षा बहुत सख्त है। गार्ड सभी रिटायर्ड सैनिक हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना मालिक की पुष्टि के अंदर नहीं जा सकता। मैंने संतोष से सिर हिलाया। इतना काफी है। शायद वह पागल लड़का अंदर आ भी जाए, लेकिन कम से कम छिपकर कैमरे या निगरानी का सामान नहीं लगा पाएगा। खाना खाने के बाद मैं हॉस्टल लौटा
और सुवानवान द्वारा पहले दिया गया महंगा सूट पहन लिया। मुझे देखते ही सुवानवान फिर से मेरी खूबसूरती में खो गई। अब उसे समझ आ गया था कि मैंने कल उसके प्रपोजल को तुरंत क्यों स्वीकार नहीं किया था। ऑफिशियल रिलेशनशिप की पहली तस्वीर यादगार होनी चाहिए। इंसान को अपना सबसे अच्छा रूप दिखाना चाहिए। वह मन ही मन खुश हुई कि अच्छा हुआ मैं खुद उसके पास आ गया था। दोनों नई सोसाइटी देखने पहुंचे। इस बार सेल्स मैनेजर खुद हमारा स्वागत कर रहा था। मैं तरह तरह के अजीब सवाल पूछता रहा, लेकिन उसने हर सवाल का धैर्य से जवाब दिया। सुवानवान मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही अपनी पहचान बता दी थी, नहीं तो शायद सेल्स वाले इतनी गंभीरता से बात नहीं करते। आखिरकार मैंने स्कूल के सबसे पास वाली सोसाइटी चुन ली। घर पूरी तरह फर्निश्ड था, सामान तक लगा हुआ था, यानी तुरंत शिफ्ट हुआ जा सकता था। घर देखने के बाद मैंने कहा, चलो पहले सुपरमार्केट चलते हैं, फिर रात को तुम खाना बनाना। सुवानवान तुरंत मान गई। असल में वह इस बात से ज्यादा खुश थी कि आज रात भी हम साथ रहेंगे, लेकिन उसने कहा, मुझे पहले पुराने अपार्टमेंट से कुछ सामान लेना होगा। उसकी बात सुनकर मैंने समय देखा। यह बिल्कुल वही समय था जो असली कहानी में लिखा था। लगता है अब कहानी का असली प्लॉट शुरू होने वाला है। मैंने सोचा कि अब देखना चाहिए इस बार हालात बदलने पर वो बचपन का दोस्त क्या करता है। मैं बोला, तुम जाओ, मैं तब तक सोसाइटी घूम लेता हूं और थोड़ा आराम करूंगा। सुवानवान जल्दी से अपने पुराने अपार्टमेंट चली गई। उधर उसी समय वह बचपन का दोस्त, बीमार जुनूनी लड़का, नहाकर बाहर आया। उसे अचानक याद आया कि जो महंगी शर्ट उसने सुवानवान को दी थी वह अलमारी में नहीं थी। उसने सोचा, क्या आज वानवान वही शर्ट पहनकर गई है? यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी शर्ट न मिलने पर उसने खुद सफेद शर्ट पहन ली और आईने में खुद को देखने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि वह मुझसे ज्यादा हैंडसम है, लेकिन जैसे ही उसे मेरा ख्याल आया, उसके मन का अंधेरा फिर जाग उठा। काश ये मिंग दुनिया से गायब हो जाए। इतनी अच्छी लड़की उसकी कद्र ही नहीं करता, फिर भी वानवान उसी के पीछे पड़ी है। उसे पहले ही पता चल चुका था कि सुवानवान ने मुझे फिर प्रपोज किया और मैंने फिर मना कर दिया। लेकिन इस बार उसे खबर मिली थी कि सुवानवान का रवैया पहले जैसा नहीं था। वह फूल भी नहीं ले गई थी और सीधे चली गई थी। उसे लगा अब मेरे पास मौका है, इसीलिए वह सीधे उसके अपार्टमेंट आ गया था। घड़ी देखकर उसने सोचा, अब तक वानवान की क्लास खत्म हो चुकी होगी, वह कभी भी लौट सकती है। इतने दिनों बाद मिलूंगा, शायद उसे गले लगा लूं। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, कहीं अचानक गले लगाने से वह डर ना जाए। उसी समय दरवाजा खुलने की आवाज आई। सुवानवान जैसे ही अंदर आई, उसे तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। फर्श पर एक लड़के का सूटकेस रखा था। उसने तुरंत समझ लिया, दरवाजा टूटा नहीं है, यानी जिसने भी प्रवेश किया है उसे पासवर्ड पता था। मां के अलावा सिर्फ वही लड़का पासवर्ड जानता है। लगता है वह विदेश से लौट आया है। हालांकि उसने राहत की सांस ली, लेकिन मन ही मन फैसला कर लिया, जब हमारा रिश्ता सबको बता दूंगी तब मां से कहूंगी कि घर का पासवर्ड किसी दूसरे लड़के को मत बताया करो। वह घर के अंदर आते ही बोली, तुम हो ना? उस लड़के को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी पहचान ली जाएगी। वह तुरंत बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही सुवानवान ने उसकी तरफ देखा, सामने लगभग आधा खुला शरीर दिखाई दिया। उसने बिना देखे तुरंत दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया और बोली, पहले ठीक से कपड़े पहन लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसे लगा शायद वह कपड़े बदल रहा था और उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गया। लेकिन वह लड़का 2 कदम और आगे बढ़ते हुए बोला, मैं तो कपड़े पहन चुका हूं। इस बार सुवानवान ने ध्यान से देखा, फिर उसकी नजर सीधे उस सफेद शर्ट पर गई। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह शर्ट मेरी है ना? और अगले ही पल ठंडे स्वर में बोली, अब यह शर्ट फेंकनी पड़ेगी, नहीं तो यह मिंग नाराज हो जाएगा। हालांकि मेई शिवांग ने महसूस कर लिया था कि सुवानवान खुश नहीं है, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसे यकीन था कि सुवानवान इतनी सी बात पर उससे सचमुच नाराज नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा वह यही सोचेगी कि उसके अपने कपड़े होते हुए भी उसने उसके कपड़े क्यों पहन लिए, बस इसी बात पर हैरान होगी। मेई शिवांग लगातार सुवानवान को देख रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी नजर सूटकेस पर गई। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसी सूटकेस ने उसकी पोल खोल दी, जिसकी वजह से उसका अचानक किया गया प्लान पूरी तरह नाकाम हो गया। मेई शिवांग को बहुत पछतावा हुआ। समय बहुत कम था। अभी थोड़ी देर पहले वह जल्दी जल्दी नहाने चला गया था, इसलिए सूटकेस को बस यूं ही एक तरफ फेंक दिया था। लगता है आज गर्मियों के कपड़ों से सुवानवान को आकर्षित करने की उसकी योजना पूरी तरह असफल हो गई। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरा सूटकेस खोलने का मन नहीं था, इसलिए मैंने बस वान दीदी के कपड़ों में से एक पहन लिया।
वान दीदी, आप इतनी छोटी सी बात पर नाराज तो नहीं होंगी ना? ये कहते हुए वो फिर से सुवानवान के और करीब आ गया। इस बार उसके कदम पहले से भी बड़े थे, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे वह जरा तेज चल पड़ा हो। अचानक उसका पैर मुड़ गया और उसका पूरा शरीर सीधे सुवानवान की तरफ गिर पड़ा। मेई शिवांग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने बड़ी चालाकी दिखाई है। अभी थोड़ी देर पहले जब वह उसके पास आया था तब सुवानवान पीछे नहीं हटी थी। इस बार तो वह उसे जरूर पकड़ लेगी। आह! लेकिन अगले ही पल मेई शिवांग जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या हुआ? वह सचमुच गिर गया, लेकिन वह कैसे गिर सकता था? अभी तो दोनों के बीच इतनी कम दूरी थी। वान दीदी ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? मेई शिवांग ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही सुवानवान ने उसे गिरने दिया, उसकी आंखों में छिपा अंधेरा अब काबू से बाहर हो गया। वान दीदी ने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? आखिर क्यों? दूसरी तरफ सुवानवान भी उलझन में थी। उसे तो लगने लगा कि कहीं उसके घर की फर्श में ही कोई समस्या तो नहीं। कल भी ये मिंग लगभग गिर गया था। अच्छी बात यह रही कि उसने उसे पकड़ लिया था। और आज मेई शिवांग भी गिर पड़ा, लेकिन इस बार की गिरावट साफ तौर पर जानबूझकर की हुई लग रही थी। इसलिए सुवानवान अनजाने में ही एक तरफ हट गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे समझ आ गया था कि मेई शिवांग जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कल ये मिंग ने उसे कई बार सावधान किया था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मिंग की छठी इंद्रिय इतनी सटीक कब से होने लगी। मेई शिवांग उसके सामने गिर पड़ा। शायद ये मिंग ने भी नहीं सोचा होगा कि वह जानबूझकर ऐसा करेगा। फर्श पर मोटा कालीन बिछा हुआ था। चूंकि यह सब उसने जानबूझकर किया था, इसलिए उसने खुद को चोट लगने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। इसी वजह से सुवानवान भी बिना किसी अपराध बोध के उससे हट गई। फिर भी उसने पूछा, तुम ठीक तो हो? मेई शिवांग की आंखें हल्की लाल हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में भरा अंधेरा अभी भी गायब नहीं हुआ था। उसका चेहरा मासूम और बेबस दिखने के बजाय डरावना लग रहा था। उसे इस रूप में देखकर सुवानवान भी एक पल के लिए चौंक गई। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे नहीं पकड़ा, वह मुझसे इतनी नफरत करने लगा? उसी क्षण उसे लगा कि बचपन से साथ बड़ा हुआ यह छोटा भाई अब उसे बिल्कुल अजनबी लगने लगा है। आखिर विदेश में उसके साथ क्या हुआ था? मेई शिवांग ने सुवानवान की प्रतिक्रिया देखी और तुरंत समझ गया कि अभी अभी उससे अपनी असली फितरत उजागर हो गई थी। उसने जल्दी से अपने मन के सारे अंधेरे विचार दबा दिए। फिर शिकायत भरे लहजे में बोला, वान दीदी, आपने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? ऊपर से आप तो खुद ही हट गई। ये कहते हुए उसने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, मानो चाहता हो कि सुवानवान उसे अपनी बाहों में उठाकर खड़ा करे। मेई शिवांग ने इतनी जल्दी अपना चेहरा बदल लिया कि एक पल के लिए सुवानवान को भी लगा शायद अभी जो उसने देखा था वह उसका भ्रम था। उसने फिलहाल उस अजीब एहसास को मन में दबा दिया। हालांकि उसका चेहरा पहले से थोड़ा नरम हो गया, लेकिन उसने मेई शिवांग को उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने सीधे पूछा, तुम जानबूझकर मेरे ऊपर क्यों गिरे थे? कल ये मिंग की बात सुनने के बाद उसने तय किया था कि आगे से मन की हर बात सीधे कहेगी। इसलिए इस बार भी उसने बिना घुमाए अपना शक सामने रख दिया। उसने मेई शिवांग के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा, क्योंकि आज उसका व्यवहार उसकी यादों वाले छोटे भाई से बिल्कुल अलग था। जब से वह घर आया था तभी से उसमें कुछ अजीब महसूस हो रहा था। कल ये मिंग की अचानक गायब होने वाली घटना के बाद शायद शुरुआत में सुवानवान को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब मेई शिवांग किसी भी हालत में कपड़े बदलने को तैयार नहीं हुआ और बार बार उससे चिपकने की कोशिश करने लगा, तब उसके मन में शक पैदा हो गया। हालांकि वह बचपन से पले बढ़े इस छोटे भाई के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। खासकर अभी जिस तरह वह जरूरत से ज्यादा प्यार जताते हुए उससे लिपट रहा था और चाहता था कि वह उसे अपनी बाहों में उठा ले। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके इस छोटे भाई के मन में उसके लिए भाई बहन से अलग भावनाएं पैदा हो गई हैं? यही सोचकर सुवानवान ने तय किया कि अब उसे थोड़ा सख्त रवैया अपनाना होगा। मेई शिवांग को अभी तक यह पता नहीं था कि उसकी सिर्फ इतनी सी नजदीकी दिखाने वाली हरकत ने सुवानवान को उससे और भी दूर कर दिया है। जब उसने सुवानवान को अपनी चाल इतनी बेरहमी से उजागर करते सुना तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से बेबस होने का नाटक किया। वान दीदी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो बस जल्दी में था, इसलिए मेरा संतुलन बिगड़ गया। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? और फिर अगर मुझे आपको गले लगाना ही होता तो मैं सीधे गले लगा लेता। अपने आप को गिराने का नाटक क्यों करता? सुवानवान को अचानक कल ये मिंग की गंभीर चेतावनी याद आ गई। ये सोचकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नहीं, वह अपने बॉयफ्रेंड को इतनी आसानी से नहीं खो सकती। इसलिए उसने जमीन पर बैठे मेई शिवांग की ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, अगर दर्द हो रहा है तो दवा लगा लेना। मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूं। अगर चाहो तो यहीं रह सकते हो।
इतना कहकर वह सीधे अपने बेडरूम में चली गई। कमरे में मेई शिवांग के छोड़े हुए निशानों को देखकर उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। उसने मन ही मन तय किया कि अगली बार वह उससे इस बारे में ठीक से बात करेगी। कल रात रान रान के छोड़े हुए निशान मेई शिवांग ने लगभग पूरी तरह बिगाड़ दिए थे। यह सोचकर उसका दिल जैसे खून के आंसू रोने लगा। उधर मेई शिवांग अब भी जमीन पर बैठा था। वह देखता रहा कि सुवानवान सचमुच बिना पीछे मुड़े चली गई। गुस्से में उसने पास रखी लगभग हर चीज उठाकर तोड़ डाली। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसे याद आया कि सुवानवान ने कहा था कि वह यहां रह सकता है, तो शायद वान दीदी सचमुच किसी जरूरी काम में व्यस्त होंगी। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा काम था जो इतना जरूरी था कि उसके पास उसे उठाने तक का समय नहीं था? ये सोचते ही मेई शिवांग ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। गुस्से से उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, पता लगाओ वान दीदी आखिर किस काम के लिए इतनी जल्दी में गई हैं। मेई शिवांग की वजह से कुछ समय बर्बाद हो गया था, इसलिए सुवर्णवान सीधे दौड़ते हुए उस नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वापस गई जिसे उसने अभी अभी खरीदा था। ये सारे अपार्टमेंट स्कूल के पास ही थे, इसलिए उसने कार नहीं निकाली। जब सुवानवान नए घर पहुंची तो उसने देखा कि मैं सोफे पर सिकुड़कर सो गया था। यह नजारा देखते ही उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। उसे एक पल के लिए ऐसा भ्रम हुआ मानो यह उनकी शादी के बाद की जिंदगी हो और मैं अपने ही घर में उसका इंतजार करते करते सो गया हूं। सुवानवान ने अपने कदम बेहद हल्के कर लिए। वह कुछ देर तक मेरा सोता हुआ चेहरा देखती रही। वह सोच ही रही थी कि मुझे उठाकर बिस्तर पर सुला दे। तभी मेरी आंख खुल गई। मैंने उनींदी आवाज में पूछा, क्या तुमने मुझे जगा दिया? सुवानवान मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मैंने सिर हिलाया। मैं गहरी नींद में नहीं था, बस यूं ही सोचते सोचते आंख लग गई थी। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा उनींदा था। मैंने सुवानवान की तरफ देखा और दोनों हाथ उसकी तरफ फैलाकर उसे गले लगाने का इशारा किया। मेरा यह प्यारा सा रूप देखकर सुवानवान का दिल पूरी तरह पिघल गया। अगर मैं कुछ कहता भी नहीं, तब भी उसका मन मुझे अपनी बाहों में भरकर खूब दुलार करने का था। उसने बिना किसी झिझक के मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मैं उसकी जांघों पर बैठ गया। उसने अपनी ठोड़ी मेरे माथे से हल्के हल्के रगड़ी, फिर प्यार से पूछा, और सोना है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, अब नहीं, थोड़ी भूख लगी है, चलो सुपरमार्केट चलते हैं। ठीक है। करीब 2 मिनट तक उसकी गोद में रहने के बाद मेरी नींद पूरी तरह खुल गई। तभी मुझे याद आया कि सुवानवान की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त मेई शिवांग से हो चुकी होगी, लेकिन वह इतनी जल्दी वापस भी आ गई। लगता है मेरी सारी तैयारियां सचमुच काम कर गईं। मूल कहानी के अनुसार उसका बचपन का दोस्त तरह तरह की चालें चलता है ताकि सुवानवान को अपने पास रोक सके। पहले वह जानबूझकर पैर मुड़ने का नाटक करता है, फिर सीधे उसके ऊपर गिर पड़ता है। कहानी में सुवानवान बचपन की दोस्ती का ख्याल रखते हुए उसे कुछ देर तक अपने सीने से लगाए रखती है। हालांकि बाद में उसे अलग कर देती है, लेकिन सिर्फ वही कुछ पल का आलिंगन भी मेई शिवांग को बेहद खुश कर देता है। लेकिन वह एक जुनूनी इंसान था, इतने से वह कैसे संतुष्ट होता? बाद में जब वह पानी पीने गया तो उसने जानबूझकर अपना हाथ गर्म पानी से जला लिया। सच कहूं तो यह बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। हाथ जल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहानी में जिस तरह उस जलने का वर्णन किया गया है, ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत ही गंभीर चोट लग गई हो। बाद में यही जला हुआ हाथ कई दिनों तक कहानी में चलता रहता है और सिर्फ इतनी सी चोट के कारण मेई शिवांग ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसका पूरा हाथ ही टूट गया हो। यहां तक कि खाना भी सुवानवान से खिलवाने की जिद करता है। हालांकि सुवानवान उसे मना कर देती है, लेकिन फिर भी उसी चोट की वजह से उसका खास ख्याल रखने लगती है। अरे, ये तो सिर्फ एक गिलास पानी था, मान लो पानी उबलता हुआ भी था, तो भी इतनी सी मात्रा से हाथ इतना बुरी तरह कैसे जल सकता है? और फिर वह उबलता हुआ पानी भी नहीं था, वह तो पीने लायक पानी था, इतना गर्म भी नहीं हो सकता था। फिर इतनी गंभीर चोट कैसे लग गई? इस लेखक की सामान्य जानकारी पर सचमुच शक होता है। और सबसे मजेदार बात, कहानी की सुवानवान सचमुच मान भी लेती है कि मेई शिवांग बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। अगर लेखक को उसके लिए कोई दया बटोरने वाली चाल लिखनी ही थी, तो कम से कम थोड़ी समझदारी से लिखता, वरना उस पर विश्वास करने वाली सुवानवान मुझे किसी बेवकूफ से कम नहीं लगती। लेकिन जिस सुवानवान को मैं जानता हूं, वो बहुत समझदार है। बाद में कहानी में भी वह मेई शिवांग की सारी चालाकियां पहचान लेती है। बस तब तक वह उससे प्यार करने लगी होती है, इसलिए वह कुछ नहीं करती। और तो और,
कहानी वाला मैं भी उसी बेवकूफी भरी नकली चोट की वजह से अनजाने में मई शिवांग की मदद कर देता हूं, जिससे सुवानवान के मन में उसके लिए और भी अपराध बोध पैदा हो जाता है। सच में ये सोचकर मेरा खून खौलने लगा। बेकार लेखक। उधर सुवानवान अपने नरम नाजुक और प्यारे बॉयफ्रेंड को बाहों में भरकर बेहद खुश थी, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसका बॉयफ्रेंड जैसे नाराज हो गया है। वह तुरंत सोचने लगी, क्या मैं लौटने में ज्यादा देर कर बैठी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो उसके बताए हुए समय के अंदर ही दौड़कर वापस आ गई थी और अभी तो वह सो भी रहा था। इसका मतलब यह भी नहीं कि उसे मेरी बहुत जल्दी थी, या फिर क्या मैंने उसे बहुत कसकर पकड़ लिया जिससे उसे असहज महसूस हुआ? नहीं, यह भी नहीं लगता, क्योंकि अभी भी उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर डाल रखी थीं। काफी सोचने के बाद भी उसे वजह समझ नहीं आई। आखिरकार उसने सीधे पूछ लिया, मिंगमिंग, क्या हुआ? किसने तुम्हें नाराज कर दिया? मैं अभी भी कहानी के घटनाक्रम से पूरी तरह बाहर नहीं निकला था। अनजाने में मैंने खुद को उसी कहानी वाले किरदार की जगह रख लिया था। इसलिए जब मैंने सामने सुवानवान को देखा तो बिना वजह उसी पर गुस्सा आने लगा। सुवानवान ने बेहद नरमी से कहा, मिंगमिंग, अगर मैंने तुम्हें नाराज किया है तो मुझे बता दो कि मेरी गलती क्या है। उसका इतना कोमल व्यवहार देखकर मुझे अचानक होश आया। मैंने मन ही मन सोचा, वह कहानी वाली सुवानवान नहीं है, ये तो मेरी मासूम और प्यारी गर्लफ्रेंड है। मैं एक पल के लिए थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन अपनी गलती मानने का तो सवाल ही नहीं था। यही अच्छा मौका था उससे मेई शिवांग के बारे में पूछने का। मैंने पूछा, जब तुम अभी अपार्टमेंट गई थी, क्या वहां तुम्हारी किसी से मुलाकात हुई? और क्या कुछ हुआ भी था? सुवानवान हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि मुझे यह सब कैसे पता चल गया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नाराज था, इसलिए उसने मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया। उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें विस्तार से बता दी और बार बार इस बात पर जोर दिया कि उसने मेरे कहे अनुसार मेई शिवांग से अच्छी दूरी बनाए रखी। हाँ, एक बात उसने नहीं बताई, यानी मेई शिवांग के मन में उसके लिए जो अलग तरह की भावनाएं होने का उसे शक हुआ था, उसने उसका जिक्र नहीं किया। बस इतना कहा कि वह सब एक हादसा था। मैं पूरी गंभीरता से उसकी बातें सुनता रहा, साथ ही अपने दिमाग में मूल कहानी के घटनाक्रम से उसकी तुलना भी करता रहा। घटनाएं तो लगभग वही थीं, लेकिन इस बार सुवानवान की प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग थी। इसका मतलब अब आगे की कहानी भी बदलने वाली थी। सबसे पहले मैंने एक बार फिर यह पक्का कर लिया कि कहानी का भविष्य बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अदृश्य शक्ति हर हाल में मूल कहानी को उसी दिशा में ले जाएगी। दूसरी बात, कल जो तैयारियां मैंने की थीं, वे सचमुच काम कर गईं। आखिर जैसे मैं रास्ते में किसी खूबसूरत और अच्छी फिगर वाली लड़की को देखूं तो अनजाने में दोबारा उसकी तरफ देख ही लेता हूं, वैसे ही अगर शरीर की बात करूं तो मैं मानता हूं कि मेरा फिगर दुनिया का सबसे बेहतरीन नहीं है, लेकिन मेरा शरीर जन्म से ही गोल्डन रेशियो वाले अनुपात में है, इसलिए उसे काफी अच्छा माना जा सकता है। और जहां तक चेहरे की बात है, मुझे लगता है कि मैं लगभग पूरे अंक पाने लायक हूं, चूंकि आज सुवानवान ने बहुत अच्छा व्यवहार किया था। इसलिए इनाम के तौर पर मैंने उसके होंठों के किनारे हल्का सा चुंबन दे दिया, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे पकड़ लिया और कई मिनट तक लगातार किस करती रही। मैंने उसे घूरते हुए कहा, थोड़ी देर में हमें सुपरमार्केट भी जाना है। अगर मेरे होंठ सूज गए तो फिर तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मेरा यह थोड़ा सा नकचढ़ा अंदाज देखकर सुवानवान को मैं और भी प्यारा लगने लगा। वह मुस्कुराकर बोली, डरो मत, मैंने पूरा ध्यान रखा है। मैंने थोड़ा सोचकर महसूस किया कि सचमुच कल रात की तुलना में आज उसकी किस काफी नरम थी, इसलिए मैंने मान लिया। ठीक है, इस बार तुम्हें माफ करता हूं। अब अपने उस बचपन वाले दोस्त की बात आगे बताओ। अभी तुमने कहा था कि वह गिर गया था और तुमने उसे पकड़ा नहीं। सुवानवान ने सिर हिलाया। मैंने संतुष्ट होकर कहा, हां, इस मामले में तुमने बिल्कुल सही किया। आगे भी ऐसा ही करना। वैसे भी तुम्हारे घर में मोटा कालीन बिछा है, गिरने पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। मैं खुद भी घर में कई बार ठोकर खाकर गिर चुका हूं। मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे डर था कि कहीं बाद में उसे यह सोचकर अपराध बोध न होने लगे कि उसने मेई शिवांग को नहीं पकड़ा, इसलिए मैंने जानबूझकर यह बात और जोड़ दी। लेकिन
सुवानवान को तो पहले से ही पता था कि मेई शिवांग जानबूझकर गिरा था, इसलिए उसके मन में जरा भी अपराधबोध नहीं था। मेरी बात सुनकर उसने पूरी सहमति में सिर हिला दिया। यह देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया। आज मेई शिवांग की सारी चालें पूरी तरह बेकार चली गईं। मूल कहानी में सुवानवान अभी अभी प्यार में धोखा खाकर दुखी हुई थी। ऐसे समय में मेई शिवांग की ये सारी हरकतें उसके टूटे हुए दिल का दर्द बांट देती थीं। इसी वजह से बाद में जब भी मेई शिवांग उसके साथ ऐसी हरकतें करता, सुवानवान उसे पहले से ज्यादा बर्दाश्त करती। उसे लगता था कि जब वह सबसे ज्यादा दुखी थी तब मेई शिवांग ने ही उसका साथ दिया था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। सुवानवान का दिल नहीं टूटा था। वह तो मुझसे मिलने के लिए बेचैन होकर भागी चली आई थी। ऐसे में मेई शिवांग की हरकतें उल्टा असर कर रही थीं। उसने तो बस अपनी प्रेमी से मिलने जा रही सुवानवान का समय बर्बाद किया था। और फिर कल मैंने उसे बार बार समझाया भी था कि दूसरे लड़कों से दूरी बनाए रखना। हो सकता है अब सुवानवान को भी लगने लगा हो कि मेई शिवांग जानबूझकर उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच आ रहा है। अपनी सारी बात कहने के बाद सुवानवान थोड़ा घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। उसे लगता था कि उसने आज सब कुछ ठीक किया है। लेकिन लड़के कई बार चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं, और मैं तो वैसे भी सबसे अलग सोचता हूं। मैंने उसकी घबराई हुई शक्ल देखी। आज उसने सचमुच बहुत अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए मैंने उसे और परेशान नहीं किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो। मैं तुम्हें उससे मिलने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन आज की तरह हमेशा अपने बीच एक साफ सीमा बनाए रखना। यह सुनकर सुवानवान ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। ठीक है, उसे लगा कि अब बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन अचानक मैंने अपनी मुस्कान समेट ली। फिर गंभीर होकर पूछा, तुम कहती हो कि तुम इस शिवांग को सिर्फ छोटे भाई की तरह मानती हो, लेकिन क्या वह भी तुम्हें उसी नजर से देखता है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है वह तुम्हें एक औरत की तरह पसंद करता है, भाई बहन वाले प्यार की तरह नहीं, बल्कि एक पुरुष और स्त्री के बीच होने वाले प्यार की तरह। अचानक मुझे मूल कहानी की शुरुआत याद आ गई। उस समय सुवानवान अभी अभी प्यार में असफल हुई थी। मेई शिवांग बहुत चालाक था। उसे पता था कि अभी अगर वह अपने प्यार का इजहार करेगा तो सुवानवान उससे दूरी बना लेगी। इसलिए उसने पहले अपने जज्बात छिपाए। यह सब मूल कहानी में उसकी मन की बात के रूप में लिखा गया था। लेकिन अब मैं उसकी सारी चाल पहले ही उजागर कर देना चाहता था। मैं उसे यह मौका नहीं देना चाहता था कि वह छोटे भाई की पहचान का सहारा लेकर सुवानवान के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ाए। सुवानवान को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना तेज दिमाग निकला। उसे खुद भी आज ही पहली बार थोड़ा सा शक हुआ था, जबकि मैंने तो मेई शिवांग को देखा तक नहीं था। सिर्फ उसकी बातें सुनकर ही मैं इस नतीजे पर पहुंच गया, और वह भी पूरे यकीन के साथ। सुवानवान ने मेरा विरोध नहीं किया। वो बोली, मुझे भी नहीं पता। उसने कभी खुद अपने मुंह से ऐसा कुछ नहीं कहा। बचपन से मैं उसे सिर्फ अपना छोटा भाई ही मानती आई हूं। हाई स्कूल के बाद वह विदेश चला गया था। इन कुछ सालों में हमारी मुलाकातें भी बहुत कम हुई हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसकी भावनाएं बदल गई हैं या नहीं। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, मिंगमिंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं मुस्कुराया। बहुत आसान है। सगे भाई बहन भी बड़े होने के बाद हर समय एक दूसरे से लिपटते नहीं रहते। ज्यादा से ज्यादा बहन के साथ बाजार जाते समय उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन तुम्हारे कपड़े पहनना, वह भी इस तरह कि जैसे नीचे पैंट ही ना पहनी हो, और यह सब तब जब उसके अपने कपड़े भी मौजूद हों। ऊपर से सर्दियों के मौसम में तो साफ है उसके मन में तुम्हारे लिए भाई बहन वाला प्यार बिल्कुल नहीं है। जरा सोचो, अगर कोई लड़का खुद तुम्हारे कपड़े पहन ले, बार बार तुम्हें गले लगाने की कोशिश करे, तो उसका मतलब क्या होगा? जवाब तो बिल्कुल साफ है। मेरी बातें सुनकर सुवानवान को ऐसा लगा जैसे अचानक उसकी आंखें खुल गई हों। असल में वह खुद भी यह सब समझती थी, लेकिन उसके मन में मेई शिवांग की बचपन वाली छवि इतनी गहरी बैठी हुई थी कि वह आज भी उसे उसी छोटे लड़के की तरह देखती थी जो बचपन में हर समय उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। इसलिए जब वह उसके करीब आने की कोशिश करता तो उसे बस इतना लगता कि यह बचपन की आदत है। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि सचमुच वह खुद ही सच्चाई को नहीं देख पा रही थी। उसने मन ही मन फैसला किया, अब वह आज के मेई शिवांग की तुलना उसके बचपन वाले रूप से नहीं करेगी।
दोस्तों, मुझे पता है कि आप सब एक रुथलेस एमसी वाली कहानी का इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। मैं बहुत जल्द एक रुथलेस रिवेंज विलन एमसी वाली जबरदस्त कहानी लेकर आ रहा हूं, जिसमें बदला, पावर और जबरदस्त एक्शन भरपूर होगा। इस बार एमसी किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बने रहिए।